हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एड्यूविट। इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री में जो भी बेसिक फॉर्मूलेज हैं हमारे जो यूज़ होते हैं वो हम इंक्लूड सारे के सारे एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने फॉर्मूले लिखूंगा जिससे कि आपको पता चले कि मैं कैसे मेमोराइज़ करता हूँ फॉर्मूले को, या फिर उस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है किसी क्वेश्चन के अंदर। इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल क्वेश्चंस लिखे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। मैंने फॉर्मूले को लिखूंगा या फिर मैंने केवल टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे कि उसके रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पर एक साथ जॉट डाउन कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद और जो मैंने लास्ट वीडियो दी है इसके बाद मोर देन 95% ज्योमेट्री जो है आपकी फॉर्मूले से पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले सारे कवर हो जाएंगे आपके 95% के अराउंड। ठीक है, और जो 4 to 5% बच जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्या है कि ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा। जैसे अगर मैं दो एंगल ले लूँ अल्फ़ा और एक एंगल ले लूँ थीटा, ठीक है, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाता है, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। ठीक है, और वही तरीके से अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात बोलूँ, अगर एक एंगल अल्फ़ा है और दूसरा एंगल आपका थीटा है, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली बात आपको पता होगी कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी, मैं एज्यूम करके चलता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। इनकेस आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। अच्छा, अब रेंज ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्राइंगल मानता हूँ, जैसे ए बी और सी। तो ए के अपोजिट वाली साइड ए हो जाती है, बी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ए की रेंज क्या होगी, ए क्या क्या हो सकता है पॉसिबली। तो आपको पता है ये बात, आप क्या बोलेंगे, दो साइड की डिफरेंस से बड़ी होती है हमेशा तीसरी साइड, यानी जो ए है वो क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा, तो वो क्या हो जाएगा सी माइनस बी। ठीक है, मॉड क्यों लगाया, क्योंकि सी बड़ा होगा बी बड़ा होगा हमें पता नहीं, हमें केवल इन दोनों का डिफरेंस देखना है। ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ। और फिर क्या होगा, और इन दोनों के साइड, जो बाकी की दो साइड है उनके सम से छोटी होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दें आप। किसी भी ट्राइंगल में जो एक साइड होती है वो बाकी बची हुई दो साइड की डिफरेंस से तो बड़ी होती है, और जो दो साइड बची बाकी उनके सम से छोटी होती है। ठीक है, तो उसी बात को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात जो आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से मैंने ए के लिए लिखा है, इसी तरीके के लिए आप बी के लिए लिख सकते हैं। ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से सी के लिए लिख लेंगे आप। अब मैं उसमें नहीं जाता हूँ क्योंकि वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा इसका। जनरलाइज तो आप कर ही सकते हैं बाकी और केसेस के लिए। चलिए, अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम देखते हैं एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या करा जाता है, जैसे मैं यही ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसको मैंने एक्सटेंड किया और लेट्स नेम दिस ट्राइंगल एज ए बी सी, और ये हो गया आपका ई। आपने क्या किया, बी सी को एक्सटेंड किया ई तक। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ए सी ई, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, तो मतलब आपका एंगल ए सी ई वो किसके बराबर होगा, वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ एंगल ए और ये मान लेता हूँ एंगल बी, तो यानी एंगल ए सी ई किसके बराबर हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर। जैसे एक तो इंटीरियर एंगल सी भी है, लेकिन इससे इसका कोई मतलब नहीं है, केवल अपोजिट। अपोजिट कौन से, अगर इस वाले साइड का एक्सटीरियर एंगल बना सी का तो बचे हुए दो यानी ए और बी, तो जो बचे हुए दो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होता है आपका एक्सटीरियर एंगल। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है ना, और अगर यही वाला एक्सटीरियर एंगल अगर ए को एक्सटेंड करते हुए बनता तो बी और सी के सम के बराबर होता, और अगर बी को एक्सटेंड करते हुए बनता तो ए और सी के सम के बराबर होता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, जो हेरोन्स फार्मूला होता है वो एरिया निकालने के लिए यूज़ होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब हम ट्राइंगल के एरिया निकालते हैं ना किसी भी, तो हेरोन्स फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। तो वही जनरल सा ट्राइंगल, वही ट्राइंगल ले लिया मैंने फिर से, ए बी एंड सी, ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ये साइड होगी इसकी। तो आप में एस यूज़ होता है इसमें, वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे, एक को एरिया निकालना है, एरिया को मैं डेल्टा से शो करता हूँ। आपका एरिया हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो ये आपका एरिया होगा हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से। अब ये क्या बना हुआ, ये क्वाड्रिलेटर बना हुआ। किसी भी क्वाड्रिलेटर का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से, इसको हेरोन्स फार्मूला भी कह सकते हैं या फिर इसको आप ब्रह्मपुत्र फार्मूला भी कहते हैं, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त फार्मूला भी कहते हैं। तो वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है आपका डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए
एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी, क्योंकि 4 साइड होंगी ना क्वाड्रिलेटरल है तो, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो एस होता है वो क्या होता है, वो भी आपका इसी तरीके से जैसे ऊपर था तो नीचे भी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और अपॉन 2, ये भी सेमी पेरीमीटर होता है यहाँ पे। तो आपको ये बात आई होप दोनों क्लियर हो गई होंगी। आपने क्या देखा यहाँ पे कि हेरोन्स फॉर्मूला ट्रायंगल में लगाया तो ये फॉर्मूला, और हेरोन्स फॉर्मूला जब हमने क्वाड्रिलेटरल में लगाया, मैं इसका साइन चेंज कर देता हूँ क्लियरिटी के लिए कि ये कहाँ पे लगाया है आपने, ये आपने लगाया है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ट्राइंगल के कुछ बेसिक्स देखते हैं, ठीक है। एंगल एंड साइड क्या होते हैं ट्राइंगल के, अगर मतलब देखा जाए बेसिक एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर निकाला जाए बेसिक तरीके से तो कैसे निकालेंगे आप, जैसे कोई भी अगर आपका ट्राइंगल है, बेस और हाइट पता है तो आप कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं एरिया निकालने के लिए। मैंने एरिया बोला था डेल्टा से शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आपको ऐसे करके एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी एंड सी, और आपको ना ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये वाली साइड सी दी है और ये वाली साइड ए दी है, केवल ये 2 साइड दी हुई है, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। आप याद रखना 2 साइड और उन्हीं के बीच का एंगल अगर दिया होता है तो एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया हो जाता है आपका हाफ सी इंटू ए और साइन थीटा, समझ गए आप, यानी हाफ ऑफ इन दोनों साइड का प्रोडक्ट और उनके बीच वाला जो एंगल है उसका साइन। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी भी साइड का दिया हो तो सिमिलरली इसी फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं कि जैसे अगर आपको इसका दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर आपको अल्फा दिया हुआ है तो हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन अल्फा, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, आप आगे निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। एंगल साइड वाला भी देख लिया आपने, बेसिक वाला भी देख लिया, तो बेस हाइट बेस इंटू हाइट वाला जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर आप फॉर्मूला निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो मैं उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले तो फिगर मानता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आप देखिए ये है, छोटी फिगर बनाता हूँ थोड़ा सा, ए बी सी है आपका, और ये ए है और ये है और ये बी है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी और ए सी मैंने मान लिया ए, और आपका जो बेस है वो मैंने मान लिया बी। अब मुझको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने कहा हाफ कर दूँ, बिल्कुल ठीक बात है। फिर क्या करोगे, बेस हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस क्या है हमारा बी, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, इंटू आप क्या करेंगे हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो हाइट क्या होती है हमारी, हाइट होती है हमारी ये होगी हमारी हाइट। अच्छा, अब आपको ये पता होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होते हैं उनमें जो परपेंडिकुलर पड़ता है वो बाइसेक्ट भी करता है बेस को, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। जब बेस को बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली जो साइड रहती है वो कितनी होगी b/2, और ये वाली साइड कितनी होगी b/2, ठीक है। तो अब आप इस वाले ट्राइंगल में h निकालेंगे तो क्या आएगा आपका आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, मैंने केवल इस वाले ट्राइंगल में ब्लू कलर से दिखाता हूँ, जो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, और क्या करा है मैंने, और मैंने एच की वैल्यू निकाली है, क्योंकि एच तो मुझे दिया नहीं हुआ, मुझे तो केवल ए और बी दिए हुए हैं ना, तो मुझे उसी के टर्म में पूरा एक्सप्रेशन लिखना है। तो मैंने एच की वैल्यू निकाली। एच की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करके अगर मैं बेस घटा दूँ, जो बेस है b/2 का स्क्वायर घटा दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा एच स्क्वायर आ जाएगा, उसका अंडर रूट ले लूँगा तो एच आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एरिया हो गया, ये हो गया मेरा एरिया। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की फॉर्म में अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब आता है आपका साइन रूल। साइन रूल में कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक सी बात है। साइन रूल को देखते हैं हम। आपको दिया जाता है ए अपॉन साइन ए, ये ट्राइंगल में ही चल रहा है, ठीक है ना, और बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। इसको के बोल देते हैं कॉन्स्टेंट, या फिर एक्चुअली में इसकी वैल्यू होती है 2r के बराबर, और r हमारा होता है सर्कम रेडियस, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे आर वाल की कहानी। पहले आप बस ये समझ लीजिए कि जो a अपॉन साइन ए है और b अपॉन साइन बी है और c अपॉन साइन सी है, ये तीनों के रेशियो बराबर होते हैं और वो k किसी कॉन्स्टेंट के बराबर होते हैं, वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू 2r होती है, ठीक है। और ये a साइन ए और ये सब क्या है, ये आपका यही ट्राइंगल है। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ए साइड कौन सी है और एंगल ए कौन सा है। अगर जैसे ए बी और सी अगर मैं बोलता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा इसको साइड में लिखता हूँ, सी को, सी यहाँ बोलता हूँ, अगर मैं सी यहाँ बोलता हूँ तो मेरा एंगल ए हो जाए, ए के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी स्मॉल है, बी के अपोजिट वाली साइड बी स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी। तो उसी तरीके से ए साइन ए, तो इसका मतलब ये वाला अपोजिट साइन वाला जो साइड तुमने लिया ना उसके अपोजिट एंगल लेना है आपको। जैसे ये साइड ली तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ए, तो उसी का साइन है।
ये वाली साइड ली तो उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बी, तो उसका साइन बी, और सी साइड ली तो उसके अपोजिट कौन सा एंगल है, सी, तो उसका साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। कोसाइन फॉर्मूला देखिए अब आप, तो देखिए कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन फॉर्मूले में आप सीधा लिखिए कॉस की वैल्यू। तो जैसे अगर मैं कॉस ए निकालता हूँ ना, तो वो आप क्या बोलेंगे, तो जो एंगल होता है ना वो वाली साइड जो है नेगेटिव आती है, तो बाकी बची साइड कौन सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 और बी सी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपसे बोला जाता है तो कॉस ए हो गया, आपको कॉस बी बोला जाएगा तो क्या निकालना है आपको, तो निकालना है आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, इसी तरीके से कॉस सी भी निकाल देंगे आप, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इशू नहीं है इसमें, आप कर लेंगे। आपका इंटीरियर क्या है, वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं इसमें, इसी वजह से मैं आपको केवल एक डायरेक्शन बता देता हूँ और एक्जैक्टली इसी तरीके से आपको इम्प्लीकेट करना है आगे, इसी तरीके से रिपीट करना है आपको पैटर्न। ठीक है, अब इंटीरियर एंड बाइसेक्टर एंगल, जस्ट अ सेकंड, जस्ट ठीक है, ये आ गया आपका। तो क्या हुआ है यहाँ पे, आपका जो क्या बोला जा रहा है, ये बोला इंटीरियर एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की पूछ रहा है हमसे। देखिए आपका क्या होता है, जब भी आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं ना, तो मैं एक ट्राइंगल का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने माना कि ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, और जो है आपने इसकी जो साइड्स हैं वो मान ली ए बी एंड सी, ठीक है, और आपने क्या किया, एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर जो ए वाला है, ठीक है ना, ए एंगल से बट एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसको ऐसे क्रॉस से शो कर देते, तो आपका ए डी हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब आप इसमें क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है आपसे, वो कहती है ए बी यानी ये वाली साइड और ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। तो जिस वाली साइड का जो वाली साइड है ना उसी की दूसरी वाली साइड आती है बेस की, जैसे ए बी अपॉन ए सी तो बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम, ये आपको समझ में आ गई होगी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पहले तो आप ये देखिए डायग्राम बनता कैसे है। ठीक है, तो ये है आपका एक ट्राइंगल, ठीक है, आपका ये हो गया ए बी और ये हो गया आपका सी। अब इसमें क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट करना है आपको, तो ये हो गया आपका एंगल, तो आपका ए का एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये वाला एंगल पूरा का पूरा, ठीक है ना, बाहर वाला। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बाइसेक्ट करना है, तो आप इसको बाइसेक्ट करेंगे जब, तो मैं दूसरे कलर से करता हूँ इसको, तो आप इस तरीके से बाइसेक्ट करेंगे तो ये कहीं ना यहाँ पे आएगा, और इसको क्या करेंगे, इसको आप एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो बाइसेक्टर है ना ये मिलेगा बेस को ई पर। ये क्या कर रहा था, ये जो बाइसेक्टर डी पर मिल रहा है, चलो एक सेकेंड, ये कितने पर मिल रहा है, डी पर मान लेते हैं, ये हो गया आपका डी पर। ठीक है, तो आपने क्या किया था यहाँ पे, आपने यही तो किया था, एंगल बाइसेक्टर को बेस से मिलाया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर को बेस से मिला दिया, हमें बेस को एक्सटेंड करना पड़ा हालांकि। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हम जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है उसी हिसाब से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका जो ए बी है, ए बी मैंने लिखा, ए बी साइड होगी, एक साइड होगी ए बी, दूसरी साइड कौन सी होगी, ए सी, तो मैंने ए सी लिख दी। अब आपको लिखना है बेस का, बेस का कैसे लिखेंगे, तो आपने क्या किया था, आपने जो है इस साइड से वहाँ तक गई जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ए बी साइड से वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे आपका एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट हो रहा है, तो यानी आप कहाँ तक जाएंगे, आप पूरे डी तक जाएंगे, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी डी, यानी ये पूरी की पूरी लेंथ होगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका बी डी होगी, और फिर आप क्या करेंगे, जो दूसरी साइड है उसके वर्टेक्स से कहाँ तक जाएंगे, उसके वर्टेक्स से, जैसे यहाँ पे था उसके वर्टेक्स से आप जा रहे थे जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बेस को कट कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसकी वर्टेक्स से आप जाएंगे वहाँ तक जहाँ पे उसका एंगल बाइसेक्टर बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप कहाँ गए, आप गए डी तक, तो यानी सी डी हो गया आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमारा सेम ही आ गया, लेकिन आपको इसका समझ में भी आना चाहिए कि एक्चुअली में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है आपको। तो आपने क्या किया, सीधा ए बी अपॉन ए सी, और फिर जो पहला वाला वर्टेक्स है जिससे आपने पहली वाली साइड लिखी है उसका जो वर्टेक्स है ए बी, उससे आपको जो है कहाँ तक जाना है, जहाँ पे आपका एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है बेस को, तो यानी बी डी तक, तो बी डी तक गए हम। और फिर हमने दूसरी बार क्या किया, जो दूसरा आपका वर्टेक्स है वो कहाँ तक जाना है आपको, उसको लेके उस वर्टेक्स से स्टार्ट होकर जहाँ पे बाइसेक्टर आपको इंटरसेक्ट कर रहा है बेस को, तो यानी सी डी हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़। क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा रेशियो, हमारा हो गया ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। ठीक है, बस समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अच्छा हमारे पास क्या है, एक और कंडीशन है, ये आपने एक क्वेश्चन देखे होंगे पर्टिकुलरली काफ़ी फेमस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उनमें ये बोला जाता है कि आप जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए और परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना उसकी वैल्यू बताइए।
तो मैं आपको क्या एक बार बताता हूँ कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में होता क्या है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये एंगल ए बी सी है, आपने क्या किया एंगल ए का ना एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो हमने कहा चलिए ये हो गया एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर जो कि मिल रहा है यहाँ पे डी पे, कोई इशू नहीं इस चीज़ में। एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका एंगल a/2 और ये भी हो जाएगा आपका एंगल a/2, ठीक है ना। लेकिन खैर मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ क्योंकि फिर बहुत क्लमसी हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ कि क्या है ये, बस आप समझ तो गई होंगे इसको, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला जाता है इन क्वेश्चन में, अब बोला जाता है कि आपने एंगल बाइसेक्टर तो ड्रॉ कर दिया, अब आप क्या कीजिए अपना आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो आपने क्या किया यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये आपका पॉइंट क्या होगा ई, ठीक है। तो एंगल ए का आपने क्या किया, आपने पहले तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि ए डी, फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो है एंगल ए का ही बाइसेक्टर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पर, एंगल ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने बी सी पर, ठीक है। ये बात से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई सारी बातें। फिर ये क्या बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं कि ये जो आपका एंगल बना है ना ई ए डी, ये जो आपका एंगल बना है एंगल ई ए डी, ये क्या किसके बराबर होगा, तो याद रखिए ये किसके बराबर होता है, ये हाफ ऑफ जो ये दोनों एंगल बने हैं, जो दोनों एंगल है ना, कौन सा आपका जो ये बी ए डी और ये दोनों किसके, जो दोनों एंगल बाइसेक्टर है और जो एंगल आपका ऑल्टीट्यूड वाला जो है ये उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। आपका जैसे क्या है इसमें, हाँ अगर आपने जो है सॉरी जस्ट अ सेकंड में आपको बता दूं मैं क्या बोल रहा हूँ क्लियरली कि ई ए डी, अगर आपसे पूछा जाता है ना कि ई ए डी क्या होता है, तो ई ए डी आपको सीधा लिखना है एंगल बी माइनस एंगल सी, ठीक है ना। ये जो बचे हुए दो एंगल है ना इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हाफ कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका निकल आएगा एंगल ई ए डी, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी बात। एंगल ए है उसका पहले क्या बोला, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, फिर बोला आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बी सी पर एंगल ए से, फिर जो आपका एंगल ई ए डी बना, ये एंगल ई ए डी की वैल्यू पूछी जाएगी, वो क्या होती है, वो हाफ ऑफ दो दोनों बचे हुए एंगल है ना उनका डिफरेंस जो होता है उसको आधा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। अच्छा अब आपका एक ये आता है फॉर्मूला, जैसे आपको अगर ए बी सी तीनों साइड दी हुई है ना और आपसे डायरेक्टली इन्होंने पूछ लिया कि भाई ये बताइए कि जो ए डी है वो क्या होगी, फॉर एग्जांपल अगर ए डी जो आपकी मीडियन है वो क्या होगी, तो हाफ अंडर रूट में 2b² प्लस 2c² और माइनस a², ए से निकला है ना ए डी, इस ए वाले एंगल से निकला है तो इसके अपोजिट वाली साइन ए, तो वो हमेशा सिंगल में आएगी, टू के साथ नहीं आएगी, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप ए डी और बी ई भी निकाल सकते हैं और सी एफ भी निकाल सकते हैं इससे सिमिलरली, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अच्छा अब आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे इस तरीके का फॉर्मूला पूछा जाता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर है, ये आपको दिया गया है, यानी जो ट्राइंगल्स होते हैं ना, जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उन सबको स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। फिर हमसे क्या पूछा गया, ये बताइए मीडियंस के फॉर्मूले में ये कहाँ पे फिट बैठेगा, मीडियंस के फॉर्मूले, तो आप इसमें क्या करते हैं, आप जो है हमेशा इसमें करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/3 और यानी और फिर क्या हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर और सी एफ का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई, ये एक्चुअली में है क्या, ये जो ए डी है ना, ये तो ए डी जस्ट अ सेकेंड, ये जो ए डी है आपका, ये तो ये वाला मीडियन हो गया ए डी, ठीक है। ये बी ई क्या है, बी आपका ये वाला मीडियन हो गया और आपका जो सी एफ है वो ये वाला मीडियन हो गया। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अगर सारी साइड्स का स्क्वायर कर दूँ और ऐड कर दूँ उनको, तो वो मीडियंस में किस रिलेशन में आएगा, तो मीडियंस की सारी साइड को स्क्वायर कीजिए और उनको ऐड कीजिए, उसका 4/3 कर दीजिए। देखिए अब आपको ना 4/3 में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको पता है कि जो मीडियन होती हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ ना, मैं बी सी और ए सी को हटा देता हूँ, मैंने मान लिया कि केवल एक एक मीडियन को एक एक साइड को और एक मीडियन को कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात मालूम है ए बी क्या है, ए बी बड़ा होगा ए डी से, ठीक है ना। आप इस बात को जनरली बोल सकते हैं कि जो आपकी जो मीडियन होगी ना वो छोटी होगी, चलिए इसको लेकिन आप एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते इस चीज़ को, लेकिन ये केवल एक याद करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे ए डी क्या मीडियन है तो छोटी होगी, साइड बड़ी होगी, हम लोगों का ये मतलब एक कन्वेंशनल तरीके से हम मान के चलते हैं, हमारा मेंटलिटी इस तरीके से चलती है कि हमारी जो मीडियन है वो छोटी होगी। तो आपने क्या करा, आपको इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1/3 की आपको जो है आपको जो है बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से,
तो जिससे क्या होगा, तभी तो आपकी बड़ी क्वांटिटी आएगी। तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 4/3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपको जो है ए बी को, जो साइड ऑफ अ ट्राइंगल है उसको तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपका जो ए डी है यानी जो आपकी मीडियन है वो छोटी होती है तो उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगी। तो इस तरीके से आप मतलब एक रफ आइडिया से याद कर सकते हैं कि 4/3 करना होता है आपको अल्टीमेटली, ठीक है। तो मतलब ये मैंने आपको केवल बताया कि मैंने किस तरीके से याद किया हुआ है, और अगर आपको ये जो मेथड मतलब मेरे को जो देखने का तरीका है एक क्वेश्चन को कि ऐसे भी सोच सकते हो आप, ऐसे याद कर सकते हो दिमाग में, तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले होते हैं ना, तो अल्टीमेटली आपको दिमाग में तो बैठा नहीं है ये, तो कैसे भी आप जो है सोचिए। अब आपका क्या होता है, अब आपका जो होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल, अच्छा मीडियन अगर आपकी दे रखी है तो मीडियन अगर आपकी दे रखी है और आपने क्या किया है, आपने जो उन मीडियन का एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल के तौर पे ये देखिए कि जैसे ये जो है ना, ये यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे थी ए डी बी ई एंड सी एफ, क्या था ए डी बी ई एंड सी एफ, ठीक है। अगर ये आपकी क्या है, अगर ये आपकी मीडियंस है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों मीडियंस को निकाल के अलग से और इनका एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। इनका एक ट्राइंगल बना लूँगा तो मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, मेरा जो ट्राइंगल है वो हो जाएगा ए डी ए, जस्ट अ सेकेंड, तो क्या क्या साइड आ जाएंगी हमारी, एक तो ये वाली साइड आ जाएगी जो कि है बी ई के बराबर, ठीक है। तो मैंने एक साइड मान ली, हमारी होगी बी ई, और एक हमारी साइड क्या हो जाएगी, एक हमारी साइड हो जाएगी आपकी बी होगी, एक हो जाएगी सी एफ। तो एक हमारी साइड क्या होगी, ओह जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो एक साइड हमारी क्या हो जाएगी, एक साइड हो जाएगी हमारी बी बी ई हो गया, और आपका सी एफ आ जाएगा, बी ई हमने पूरी साइड पूरी उठाई, और फिर हमने क्या किया, सी एफ भी उठाई, तो हमारी क्या होगी, ये वाला जो सी एफ है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आपका जो बचा हुआ साइड ए डी, ठीक है, आपने ए डी यहाँ पे कर लिया। मतलब कुल मिला के आपके पास 3 लाइन है ना, 3 मीडियन से तो 3 लाइन है, उन तीनों को मिला के आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने उन तीनों को मिला के एक ट्राइंगल बना दिया। अब इस ट्राइंगल का कुछ एरिया होगा, ठीक है। अब जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा उससे आप जो इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी ये मीडियंस हैं ओरिजिनली, उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो जब आपने इन तीनों मीडियन से जो ट्राइंगल बनाया है ना, उसके एरिया को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका एरिया ऑफ मीडियंस, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा उस ट्राइंगल का एरिया जो कि इन मीडियंस, जो कि उन साइड्स का है जिन साइड्स की ये मीडियन है, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको क्या बोला गया था इसमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए इस टर्म्स में कि जो मीडियंस होती हैं उनका जो एरिया बना, मीडियंस 3 मीडियंस है तो उनका आपने ट्राइंगल बनाया उन तीनों मीडियंस का, और उन तीनों मीडियंस का ट्राइंगल बनाने के बाद आपने उनका एरिया निकाला। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो मीडियंस का जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया आया है उससे कैसे आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया। तो आप क्या कीजिए, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर क्या होता है कि आपके पास ना, जैसे इसको मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से बनाता हूँ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, फिर आपको देखनी है इसमें सिमिलैरिटी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो आपको जैसे मान लीजिए कि ए बी सी है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपने क्या किया, ये आपका यहाँ पे जो आपकी सारी मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसे ऐसे करके हमने ज्वाइन कर लिया। तो अगर आपका इसका एरिया 2 है ना, तो इसका भी एरिया 2 होगा और इसका भी एरिया 2 होगा, इन तीनों का एरिया आपस में बराबर होगा और ये दोनों सिमेट्रिकल फिगर होगी पूरे तरीके से, ठीक है। तो ये तो एक बात होगी, लेकिन उसी तरीके से अगर मैं ऐसे करके निकालूँ, पूरे की पूरी एक्सटेंड कर दूँ मैं मीडियंस को, तो फिर आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। आपने जैसे पूरा का पूरा यहाँ तक किया, ये आपकी जो ए डी है ये आपकी एक मीडियन है, आपकी बी ई एक मीडियन होगी, और आपकी जो सी एफ है वो एक मीडियन होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका एक है तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी आपका जो पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है वो पूरा का पूरा सिमेट्रिकल डिवाइडेड होगा। और उसके अलावा देखिए एरिया, देखिए इसका 6 है तो इस पूरे का भी एरिया 6 हो जाएगा, 1 + 1 2 + 3 4 5 और 6, ठीक है। तो आपको ये बात आई होप समझ में आ गई होगी किस तरीके से सिमेट्रिकल डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, अब सिमेट्री की बात हो ही रही है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने हेक्सागन ले लिया एक, ठीक है। मैं हेक्सागन को लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा और बेटर उसमें कन्वर्ट करता हूँ, और फिर मैं इसमें एक सिमेट्री बनाने की कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल में बनाने की कोशिश की है। जस्ट अ सेकंड,
हाँ तो ये जो है मे बी, हाँ ठीक है, अब ये फिगर ठीक होगी। तो अब आप इसमें क्या कीजिए, अब आपको क्या करना है, इसमें सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, और उसके बाद आपने बीच में एक और लाइन ड्रॉ करी, आपने ये सिमिलैरिटी ड्रॉ की। तो आप ना इस तरीके से जो ड्रॉ करते जा रहे हैं, सारे कनेक्शंस आपने बना दिए। अब जो होता है ना, अब सारे के सारे जो ट्राइंगल बनने होंगे वो सारे के सारे सिमेट्रिकल होंगे, और सबका एरिया बराबर होगा 1 1 के, ठीक है ना। सबका एरिया किसके बराबर है, 1 के। अब देख लेते हैं कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 ट्राइंगल्स हैं। तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। अच्छा ये तो हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया, और हमको पता चलेगा कि सारे के सारे जो ये ट्राइंगल्स बने हैं इनका एरिया बराबर है। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम दूसरी जगह पर एक और बार बनाते हैं अपनी यही फिगर, जस्ट अ सेकंड, इसकी फिगर बनाते हैं हम। ठीक है, ये वो नहीं हुआ ना, एग्जैक्ट फिगर में नहीं कन्वर्ट हुई, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अच्छा अब आप क्या कह रहे हैं, अब आप इसको ना फिगर को कन्वर्ट करते हैं। तो इस बार आप कैसे वो करेंगे, सिमेट्री आप कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें सिमेट्री, तो आप जो है ऐसे कीजिए, ठीक है ना। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको ये एक पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, ये एक पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, और ये एक, तो ये क्या है, पूरी की पूरी सिमेट्रिकल फिगर है ये भी। इस पूरे का एरिया 12 था और ये सेम ही है, तो इसका मतलब इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगा, तो यानी ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। तो इस तरीके की भी सिमेट्री ड्रॉ होती है इसमें। और फिर क्या कीजिए, आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे ये भी 2, ये भी 2, इसको ऐसे कर देंगे तो ये भी 2, ये भी 2। तो इस तरीके की सिमेट्रीज होती हैं। हेक्साग्राम हो गया तुम्हारा, हेक्सागोन हो गया, और तुम्हारे जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उस तरीके के। अच्छा एक क्या होता है, इनकी लॉन्गेस्ट डायगोनल्स निकालनी भी होती है। तो मैं इसी में बताता हूँ आपको लॉन्गेस्ट जस्ट अ सेकंड, इसमें इसी में बताता हूँ मैं आपको कि लॉन्गेस्ट डायगोनल्स कैसे आप बताते हैं। चलिए मैं बता ही देता हूँ। जैसे लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होती है ना, जैसे अब आपका, जस्ट अ सेकंड, जैसे अगर आपका ये एक वो है, तो जब आप इसमें क्या करेंगे, डायगोनल आपको बनानी है, तो इससे इसको कनेक्ट तो कर नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वर्टेक्स हो गई। 1 से 2 को कनेक्ट करेंगे तो आपकी कोई साइड ही बन गई है, तो डायगोनल है नहीं। 1 से 3 को कनेक्ट करेंगे तो आपका क्या हो गया, ये आपकी जो बनती है ना, ओहो माय गॉड, जस्ट वेट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, हाउ डज इट वर्क्स ना, ठीक है, आप जस्ट इसको बनाता हूँ मैं जल्दी। हाँ ठीक है, ये फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अगर आपको जो है शॉर्टेस्ट वर्टेक्स चाहिए ना, किसी भी शॉर्टेस्ट डायगोनल चाहिए सॉरी, तो आप क्या करेंगे, अल्टरनेट वाले को जोड़ दीजिए। यार 1 से 2 को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपकी साइड ही बन गई, लेकिन अगर आप 1 से 3 को कनेक्ट करेंगे ना तो आपकी शॉर्टेस्ट वर्टेक्स बनती है। तो जो शॉर्टेस्ट वर्टेक्स बनती है ना, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है √3 इंटू ए क्या है यहाँ पे, जो साइड ऑफ हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन के केस की बात हो रही है। तो √3 इंटू ए कर देंगे तो आपके पास शॉर्टेस्ट जो डायगोनल बनती है ना, या फिर स्मॉलेस्ट बोल दीजिए, शॉर्टेस्ट वैसे ज़्यादा सही वर्ड है। तो शॉर्टेस्ट जो डायगोनल होगी वो कितनी हो जाती है, √3 इंटू ए हो जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट डायगोनल, तो वो होती है हमेशा आपकी जो आपके अपोजिट एंड को कनेक्ट करती है, यानी इन दोनों को जो कनेक्ट करेगी, जो आपके अपोजिट एंड है इनको कनेक्ट करेगी। और ये कितनी होती है, ये हमेशा होती है 2l के बराबर, 2a के बराबर, यानी डबल ऑफ साइड ऑफ अ हेक्सागन, ठीक है। कितनी होती है ये, हमेशा ये होती है हमारी 2a के बराबर। आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल्स। अच्छा किसी भी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में किसी भी पॉलीगन में अगर आपको इंटीरियर एंगल्स निकालना है कि कोई भी इंटीरियर एंगल कितना है, तो आप कैसे निकालते हैं उसको, तो उसका निकालने का तरीका होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना, और आपका नीचे n, तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका एक इंटीरियर एंगल आपका कितना होगा, ठीक है। और अगर आपको सम निकालना हो सबका, सारे इंटीरियर एंगल्स का, तो आप इसी फॉर्मूले में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या कीजिए, इसी फॉर्मूले में आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री
इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, किसी तरह कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, ये हमने इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला देख लिया। इसके अलावा क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आप केवल 360 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ साइड्स को, तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाता है कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये बात ठीक है। फिर क्या होता है आपके पास, फिर आता है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइड ऑफ अ पॉलीगन। तो कोई भी पॉलीगन हो उसके अंदर अगर वो डायगोनल्स निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी है उसके अंदर, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो वो आप निकालिए डायगोनल्स इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 3/2। ये आपके पास आ जाएंगी नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये n इंटू एन माइनस जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट नीड जस्ट कि ये जो n-3/2, मे बी आई एम कन्फ्यूज और जस्ट हाँ, तो ये दिस ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ठीक था, तो क्या है कि जस्ट वेट, दिस इज ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको निकालने हैं तो एन साइड पॉलीगन की कितनी होती है, एन इंटू एन माइनस 3/2। अब आपका क्या हो गया, अब हम निकालते हैं आपका सरकम सेंटर और इन सेंटर। सरकम सेंटर और इन सेंटर जो होंगे आपके, ये मुझे किसके टर्म्स में बताने, जस्ट मेरे को ना क्या, मैंने जो पॉइंट लिखे हो ना मुझे एक बार रिकलेक्ट करने पड़ते हैं कि ये किसके रेफरेंस में है। ठीक है, तो मैंने क्या सरकम सेंटर और इन सेंटर तो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ ना, आपके जो सरकम सेंटर होते हैं इन सेंटर होते हैं मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ बताने का नहीं है, मैंने क्या वो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं एक तरफ से, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बताने के लिए वो मैं यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे डिटेल में जा नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की जा सकती है कि आपको मैं ये बता सकता हूँ कि आपको कैसे डायरेक्टली लगाना है बिना टाइम वेस्ट करे आपका जो भी कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी का होता है। तो अब उसमें कीजिए क्या, आप जो है ABC एक ट्रायंगल दिया गया है आपको और PQR दूसरा ट्रायंगल दिया गया है आपको। पहले तो आपको ये पता करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक एंगल थीटा है, यहाँ पे भी एक एंगल थीटा है, यहाँ पे एक एंगल अल्फा है, यहाँ पे एक एंगल अल्फा है, ये वाला, और और बीटा, यानी ये एंगल हमारा हो गया सिमिलर। ठीक है, फिर आपको सिमिलर आप निकाल देंगे कैसे भी करके, या तो आप साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, या फिर साइड प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, या फिर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। ठीक है, आपने निकाल दिया कि ये जो है क्या है, हमारा एक सिमिलर ट्रायंगल है। लेकिन आपको ये करना कैसे है, अब आप ये देखिए कि इस साइड में कोई ऐसा एंगल हो जिसकी दोनों में वैल्यू दी गई हो। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 5 दी गई है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू y है, हमको निकालना है y, ये काम नहीं कर सकता। थीटा की वैल्यू देखते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ 16 दी गई है इस वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 8 दी गई है यहाँ पे, यानी थीटा की वैल्यू हमको दोनों जगह दी गई है। बीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे x दी गई है, हमारा काम नहीं चलेगा। तो थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे 8 दी गई है, यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू 16 दी गई है, यानी इस वाले ट्रायंगल में जो वैल्यू है वो डबल हो रही है इस वाले ट्रायंगल के कंपेरिजन में। ठीक बात है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा के सामने क्या है, जो थीटा के सामने 16 है यहाँ पे, और थीटा के सामने 8 है यहाँ पे, तो बीटा के सामने यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बीटा के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा के सामने 6 होना चाहिए। सही बात है, और यहाँ पे आपका क्या है, अल्फा के सामने क्या है 5, तो यहाँ पे अल्फा के सामने क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू तो हो गई 10 और x की वैल्यू होगी आपकी 6। आपको डायरेक्टली कंपेयर करनी है वैल्यूज़। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना जैसे हम स्कूल्स में करते थे कि आपने लिखा कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, फिर आप AB के नीचे PQ डिवाइड कर रहे हैं, फिर BC के नीचे आप QR डिवाइड कर रहे हैं, फिर AC के नीचे PR डिवाइड कर रहे हैं, फिर वहाँ से निकाल रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं, आपको एंगल्स को पकड़ना है और जो एंगल इक्वल है उनको कंपेयर करके सीधा आंसर लगाना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, अब आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई भी दो एंगल अगर सिमिलर बोले जाते हैं ना कि दो ट्राइंगल्स हैं और वो सिमिलर हैं, तो आपको क्या करना है, उनका एरिया जो होता है ना क्या होता है, उसमें एरिया क्या होगा, जो पहला वाला वो है
जो आपका पहला वाला ट्राइंगल है, मान लीजिए कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, और हमारे हिसाब से जो है बीटा और बीटा यानी ए बी और क्यू आर सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सिमिलर ट्राइंगल की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सिमिलर ट्राइंगल की। तो आप क्या लिखेंगे, इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आपका रेशियो हो जाएगा ए बी और आपका हो जाएगा पी क्यू, ए बी हो गया बीटा और बीटा के सामने क्या है क्यू आर, जस्ट अ सेकेंड, आपका आ जाएगा क्यू आर, आपका हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। और इसका स्क्वायर करना है आपको, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइज का स्क्वायर करना है, तो उनका जो रेशियो होगा वो आएगा एरिया का रेशियो, और आप सिंपल इनका रेशियो ले लेंगे तो आएगा आपका पेरीमीटर का रेशियो। सर्कम रेडियस का भी रेशियो यही रहेगा, इन रेडियस का भी रेशियो यही रहेगा। बस एरिया के रेशियो में आपको क्या करना है, साइड का रेशियो लीजिए और उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका जो ट्राइंगल, जो दोनों ट्राइंगल है उनके जो एरियाज हैं उनका रेशियो आ जाएगा आपके पास। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपकी थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, किसी भी ट्राइंगल में आप एक दो पॉइंट को कनेक्ट कीजिए इस तरीके से कि वो जो है उसमें जो है पैरेलल, जो लाइन है वो पैरेलल हो जाए, तो आपका दोनों ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैथमेटिकल तरीके से आपको समझाता हूँ कि जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी एंड सी। थेल्स थ्योरम कहती है कि आप ए बी पर एक पॉइंट लीजिए, मैंने लिया डी पॉइंट, ए सी पर एक पॉइंट लीजिए, मैंने लिया ई पॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट कीजिए और इस तरीके से कनेक्ट हुआ कि डी इज पैरेलल टू बी सी। अभी लोग क्या बोलते हैं, ये बोलेगा कि जो ए डी ई ट्राइंगल है, यानी जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, बड़े वाले ट्राइंगल से। देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। जब भाई ये दोनों लाइन पैरेलल ही हैं आपस में, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो भाई ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और ये वाला एंगल अगर आपका गामा है, ऐसे मान लीजिए डेल्टा, अगर ये वाला एंगल आपका डेल्टा है तो यानी ये वाला एंगल में भी ये एंगल कॉमन है, तो ये भी डेल्टा हो गया, यानी ए प्रॉपर्टी से आपका पूरा का पूरा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो यही थेल्स थ्योरम बोलती है। और फिर जब कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का रेशियो निकालना है मुझको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी से। तो कैसे निकालूंगा मैं, जो अल्फा के सामने वाली साइड ले ली मैंने ए डी, और अल्फा के सामने वाली साइड नीचे वाले ट्राइंगल में क्या ले ली ए बी, और इन दोनों का रेशियो करके क्या किया मैंने, स्क्वायर किया, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, जो आपका डेल्टा है उसके अपोजिट साइड कौन सी ली, डी ई, और बड़े वाले ट्राइंगल में बी सी, इसका स्क्वायर किया। या फिर मैं कर सकता हूँ थीटा, थीटा के अपोजिट साइन छोटे वाले ट्राइंगल में ए ई, और बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट ए सी, और इसका स्क्वायर दिया। तो मुझ पर क्या आ गया, मुझ पर सिमिलर ट्राइंगल जो थेल्स थ्योरम है उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये थेल्स थ्योरम जो इसका एक पर्टिकुलर केस भी होता है, वो पर्टिकुलर केस क्या है, आपने जो डी और ई पॉइंट माने ना, इन पॉइंटों को आप मिड पॉइंट मान लीजिए, और जैसे ही आप इनको मिड पॉइंट मानेंगे तो आपका क्या हो जाता है, जो ए डी है, ए डी और बी डी का रेशियो क्या हो जाएगा, वो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो गया। मैंने क्या बोला, आप जो ये माना है ना डी ई, आप इसको मिड पॉइंट मान लीजिए, इसको मिड पॉइंट मानते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ठीक है, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, जस्ट सेकंड, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और ए डी ई में क्या आ जाएगा, ए डी में केवल ए डी आएगा, यानी आपका 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए बी कितना होता है 1+1 यानी 2, और इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है इसका। और सिमिलरली अगर हम बाकी का करेंगे, ए ई का करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा और आपका ई सी भी 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे। तो यानी जो ट्राइंगल ए डी ई है और जो ट्राइंगल ए बी सी है उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, और हमारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारी जो ऑल्टीट्यूड होता है, जो उसकी हाइट होती है वो कितनी होती है, वो होती है √3/2 इंटू ए क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ अ ट्राइंगल, साइड ऑफ द ट्राइंगल। मीडियन जो होता है, मीडियन हो, ऑल्टीट्यूड हो, एंगल बाइसेक्टर हो, सारी वैल्यू बराबर होती हैं, किसके बराबर होती हैं, वो आपके हाइट के ही बराबर होती हैं, वो होती है √3/2 ए। आपका जो सर्कम सेंटर होता है, और जो आपका इन सेंटर होता है, और जो आपका सेंट्रॉइड होता है, या फिर आपका ऑर्थो सेंटर होता है, वो सब आपस में बराबर होते हैं, कोइंसाइड करते होते हैं, सारे के सारे कोइंसाइड कर जाते हैं, सारी की सारी बातें एक ही हो जाती हैं, ठीक है। आपका सर्कम रेडियस क्या होता है, देखिए सर्कम रेडियस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर का, वो होता है आपका ए बी सी अपॉन 4r इंटू 4 डेल्टा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट, हाँ, वो आपका क्या होता है, वो आपका हो जाता है 4 डेल्टा,
ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ भाई, मैं तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो यहाँ पे सारी साइड बराबर, या मैंने मान लिया कि सारी साइड बराबर हो तो ए क्यूब हो गया, मैंने ए बी सी को भी ए के बराबर मान लिया। 4 इंटू √3/4 और इंटू किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 से 4 कैंसिल हुआ और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया a/√3। तो ये क्या है, ये है हमारा सर्कमरेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको निकालना हो इन रेडियस का फॉर्मूला तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा अपॉन एस, और ये सेम यही कंडीशन लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा a/2√3। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिलेगा नहीं, इसकी डेरिवेशन वगैरह से, बेसिक डेरिवेशन से। तो आप सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पर रिकॉल करने में। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका रेशियो क्या आया था, आपका रेशियो आया था 2/1। ठीक है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का रेशियो हो जाता है 2/1। अब आपका पूछा जाता है इनका रेशियो पूछा, अब आपके एरिया का रेशियो पूछा जाएगा। तो आपका जो सर्कम सर्कल का एरिया है और जो आपका इन सर्कल का जो रेशियो है उसका एरिया क्या हो जाएगा, आपका उनका रेशियो हो जाएगा एरिया का 2/1 और इसका स्क्वायर, तो आपका इसका आ जाएगा 4/1। ठीक है ना, जब भाई रेडियस डबल है सर्कम रेडियस की तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसका पेरीमीटर क्या होता है, अगर मैं मान लेता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसका पेरीमीटर 3a हो जाएगा, और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है उसका हाफ, यानी पेरीमीटर का हाफ यानी 3a/2। बस बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर आप एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ अ ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, अब आपको क्या बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई भी एक पॉइंट मान लिया, कहीं पे भी इनसाइड कोई भी एक पॉइंट मान लिया, ए बी एंड सी। ठीक है, पॉइंट मान लिया पी, जो मैंने पी, जस्ट अ सेकेंड, ये जो मैंने पी पॉइंट माना है ये मैंने कहीं भी इंटीरियर पॉइंट में अंदर कोई भी एक पॉइंट है पी। ठीक है, और क्या है उसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वर्टेक्स से, एक तो P1 है, एक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P2 है, और एक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P3 है। ठीक है, अब मुझको क्या बोला जाता है, अब मुझको ना एक रिलेशन याद होना चाहिए इस केस में। कौन सा केस है, जब भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर में कोई एक पॉइंट हो, आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, और उसका जो डिस्टेंस दिया गया है वो साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो P1 P2 और P3 दिया गया है, तो मैं यहाँ पे सीधा एक रिजल्ट लिख सकता हूँ कि जो साइड ऑफ अ ट्रायंगल होगी, जो साइड ऑफ अ ट्रायंगल है जो कि मैं मान लेता हूँ A है, ठीक है ना, तो जो आपकी साइड ऑफ अ ट्रायंगल होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास A इज इक्वल टू 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, ये हो जाएगा P1 P2 P3 क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट के जो साइड्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की उनसे। ठीक है, और ए क्या है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यानी अगर आपको साइड ऑफ अ ट्रायंगल निकालनी हो और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस दिए गए हो किसी पॉइंट के वर्टेक्स साइड से, साइड ऑफ अ ट्रायंगल से, इक्विलेटरल ट्रायंगल से, तो आपको ए इज इक्वल टू 2/√3 इंटू सम ऑफ द जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हैं साइड से उनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अब आप ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी में क्या देखते हैं हम लोग, तो इसको याद कैसे कर सकता हूँ। जैसे ये आपको क्या दिया गया है, आपको ये बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, आपको एक कंडीशन पता होगी, ऐसी कंडीशन होती हैं कि जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है, ये उसमें बी प्लस सी का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होता है वो बड़ा होता है ए स्क्वायर कंपेरिजन में। कब होता है, एक्यूट ट्रायंगल में। ठीक है, और जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें दो बराबर हो जाता है। ठीक है, और जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपका ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कंडीशन होती है, आपको पता होनी चाहिए। वैसे हालांकि इस पर क्वेश्चन कभी आए नहीं, लेकिन फिर भी अगर रेंज वगैरह पूछ लें वो कि ये पॉसिबल है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और इसको याद कैसे कर देते हैं कि मैंने ऐसे याद किया हुआ इसको, तो कि जैसे ए स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपको देखिए कोई भी पूछेगा कि इसमें से और इसमें से कौन सी चीज़ बड़ी है, तो आप क्या है, आप सिंपल सा जवाब देंगे। आपको कोई भी नॉलेज नहीं हो तो आप ये बोलेंगे कि यही बड़ी है, ये दोनों चीज़ों का सम हो रहा है तो इसका मतलब यही बड़ी होगी। तो एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट मतलब छोटा, छोटा मतलब जैसे जो वीक हो, कमज़ोर हो, या फिर मतलब मैं ऐसे ही बस एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ याद करने के लिए, तो वो क्या बोलता है, वो सीधा सीधा जो चीज़ें होती है ना उनको वैसे ही वैसे बोल देता है। तो उसको क्या होगा, जो गरीब होगा, जहाँ दिमाग नहीं लगाएगा, जो एक पैसे नहीं है बेचारे के पास, बहुत प्रॉब्लम में है, तो वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा देख के बता देगा कि हाँ ये दोनों बड़े हैं तो यही बड़े होंगे, तो क्या हो गया हमारा यही बड़ा होगा। तो किसमें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, जो ए स्क्वायर है वो छोटा होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के सम से। और यही वाली बात जब अगर मैं राइट एंगल में बोलूँगा तो राइट एंगल में आपको पता ही है पाइथागोरस लगती है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल में होता है उसमें क्या होता है, उसमें ए स्क्वायर आपका बड़ा हो जाता है, ए स्क्वायर आपका बड़ा हो जाता है।
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के सम से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्या देखते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया तो आपको पता ही है, कुछ नहीं है इसमें, आपको निकालना है हाफ बेस इंटू हाइट। तो मतलब अगर जैसे ऐसे करके ट्राइंगल है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी है, तो अगर आपका ये है बी और ये है सी, तो हाफ बी सी का क्या होता है, वो एरिया हो जाता है। तो इसमें तो कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। और भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो है नहीं एरिया का, ठीक है, इसको आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। फिर आपको पूछा था कि सर्कम रेडियस क्या होगी, तो आपको पता होगा कि सर्कम रेडियस का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था। वो फॉर्मूला क्या था, जब मैंने इनिशियली आपको बताया था, साइन रूल बताया था ना उस टाइम पे, तब मैं आपको बता रहा था एक बार, क्या बात बोली थी मैंने कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो अब यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, r की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ सीधा, a अपॉन 2 साइन और a। ठीक है, a अपॉन 2 साइन a। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं अगर इसको ट्राइंगल में लिखना चाहूँ तो क्या है, मतलब ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पे ऐसे शो करता हूँ, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वाली साइड क्या है, मेरी a है पूरी। ओह माय गॉड, जस्ट वेट। हाँ, अगर आपकी क्या है, ये वाली साइड पूरी की पूरी a है, तो आपको पता है ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका a होगा। तो यानी साइन ए की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 90 डिग्री, यानी साइन ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो आ जाएगा आपके पास क्या जाएगा, a/2 आ जाएगा। और हमको ये बात पता भी है जनरली भी कि जो सर्कम रेडियस होती है वो क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। ठीक है ना, आपने बात पढ़ी भी होगी, जो क्या होती है, जो हाइपोटेन्यूज होती है वो क्या होती है, वो सर्कम रेडियस का डबल होती है। ठीक है, कैसे भी बोलिए इस बात को। आपने क्या किया, स्पेसिफिक फॉर्मूला जो होता है इसका वो यही है, आप क्या कीजिए, हाइपोटेन्यूज बाई 2 कर दीजिए, तो आपके पास सीधी सर्कम रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं इन रेडियस। इन रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। हमको मालूम है, आपने क्या किया, अच्छा अब आप ना क्या कीजिए, इसमें डेल्टा अपॉन एस है ना, अब आप इसकी डेरिवेशन वगैरह मत कीजिए, आप सीधा ना फॉर्मूला याद कीजिए इसका। स्मॉल आर जो होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, अगर वो सीधा याद करना है तो आपको ये होता है परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। ठीक है ना, क्या कीजिए, परपेंडिकुलर और बेस को आप ऐड कीजिए और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड सब्सट्रैक्ट कीजिए, घटा दीजिए, और इसको क्या कीजिए, पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास स्मॉल रेडियस आ जाएगी, यानी इन रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो इन रेडियस इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड वो जो आपकी साइड है, दोनों साइड का सम माइनस हाइपोटेन्यूज जो आपकी तीसरी साइड होती है, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, मुझे नहीं पता कि ये कभी प्रीवियस ईयर में तो वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन मुझे नोट्स वगैरह में मिला, ये मैंने पढ़ा था तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या आता है, अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक प्रॉपर्टी आती है। तो देखिए, आपको जब भी ऐसी तरीके की प्रॉपर्टी आएगी ना, तो आपको क्या लिखना है, आपको ये ए डी, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये बात ना बिल्कुल मार्क कर लेनी है कि ए डी इंपॉर्टेंट है और एफ सी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो साइड है ना हाइपोटेन्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हीं चीज़ का कॉम्बिनेशन कुछ बनाना है। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे आप क्या कीजिए, इसमें आप पहले तो लिखिए ए डी का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, फिर आप लिखिए एफ सी का स्क्वायर, ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉफिशिएंट वगैरह मल्टीप्लाई होते हैं, तो आप खुद ही सोच के बताइए, यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का सम हो रहा है ना, और यहाँ पे ए सी अकेला है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, लेकिन यहाँ पे ए सी स्क्वायर केवल अकेला है, अकेली साइड है, तो यहाँ पे आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है ना, जहाँ पे सिंगल साइड है वहाँ पे आपको बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और जहाँ पे ज़्यादा साइड है वहाँ पे छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगी दोनों चीज़ें। तो आपने क्या किया, आपने 4 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए सी का स्क्वायर। आपको ये चीज़ क्या है, याद रखनी है, ये फॉर्मूला है आपका, इसमें क्वेश्चन आते भी हैं काफ़ी, तो ये आपको याद रखना है। अब आप क्या कीजिए, अब जो आपके राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं उसके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, जैसे आपको पी है ना, ये दिया हुआ है, तो इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, 1/p² इज इक्वल टू जो 1 अपॉन जो आपकी हाइट होती है, हाइट का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जो आपका बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक क्या होता है आपका, एक फॉर्मूला होता है आपका जो बी डी का स्क्वायर है इज इक्वल टू जो ए डी इंटू डी सी। ठीक है, सिमिलरिटी से आते हैं, लेकिन अभी हमको डेरिवेशन वगैरह में जाना नहीं है। तो आपको बी डी का फॉर्मूला मैंने बता दिया, 1/p² का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे ए बी स्क्वायर है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो आपका ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए डी इंटू ए सी। मैंने क्या बोला, ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं,
ए डी इंटू ए सी। आप ना इसको ऐसे याद रखिए कि जब भी ये वाली साइड की बात आएगी ना तो ए डी इंटू ए सी आता है, तो यानी यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने स्क्वायर कर दिया इसको, ए बी का स्क्वायर कर दिया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी हो गया। उसी तरीके से बी सी क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा आपका सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी। ठीक बात है, इन दोनों को आपने ऐसे लिख दिया, ये दोनों फॉर्मूले आपके यहाँ पे आ गए। फिर आप क्या करते हैं, फिर यहाँ पे कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं आपकी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, यानी जो ए बी, जस्ट अ सेकेंड, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर हो जाएगा वो ए डी और सी डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी जो आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपने जब इन दोनों को डिवाइड कर दिया 1 को और 2 को, तो ए सी से ए सी तो कैंसिल हो गया आपका, है ना, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास केवल बचा ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। तो ए डी अपॉन सी डी की जगह आपने क्या लिखा, रेशियो की फॉर्म में, ए डी अपॉन सी डी की फॉर्म में आपने रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, ए बी का स्क्वायर रेशियो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक है, और तो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने देख लिए। इसके बाद क्या आता है जो सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट है ना राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, वो भी थोड़ा सा देखने वाली चीज़ होती है, इंटरेस्टिंग होता है काफ़ी। और अगर आपने एक बार इस तरीके से करा तो आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, कैसे करना है इसको, आपने जो है एक तो जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और आपका हो गया ए बी और सी, और ये तो 90 डिग्री है ही आपका, तो इसमें केवल आप एक जगह पर थीटा मान लीजिए, फिर बाकी सारे ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं वो खुद ही खुद निकल आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो गया, ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक बात है। अच्छा ये थीटा है, ये वाला पूरा का पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आपको ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये कितना बचा आपके पास थीटा। ठीक है, तो अगर आप इसको मैं डी मान लेता हूँ, अगर आप ए बी डी ट्राइंगल देखें और बी डी सी ट्राइंगल देखें, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा 90 90, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो आपको क्या करना है, सिमिलर, मैं बता चुका हूँ पहले ही, सिमिलरिटी जैसी पता चल जाती है। फिर 90 माइनस थीटा के अपोजिट में कौन सा है, बी डी, तो आपने बी डी लिखा। इधर 90 माइनस थीटा के अपोजिट कौन सा है, डी सी, डी सी लिखा। फिर आपने थीटा के अपोजिट ए डी, और इधर थीटा के अपोजिट बी डी, फिर 90 के अपोजिट ए बी, और यहाँ पे 90 के अपोजिट बी सी। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कितनी जल्दी लग गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में, बहुत आसानी से। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सिमिलरिटी लगानी है राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब आप क्वाड्रिलेटरल देख लीजिए, जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगर आप एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं एरिया बोलता हूँ किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, मान लीजिए ये आपकी डायगोनल होगी, ये आपकी डायगोनल होगी, और ये जो H1 होगी इस पे हाइट ऑल्टीट्यूड, और ये हो गया H2 इस पे ऑल्टीट्यूड, और ये क्या है आपका बेस है, ये आपका बेस हो गया, मैंने डायगोनल को बेस बोल दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हाफ इंटू दोनों ट्राइंगल का सम आपको निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, H1 इंटू बी प्लस हाफ ऑफ H2 इंटू बी, तो आप क्या करेंगे, हाफ और बी कॉमन ले लेंगे, हाफ इंटू बी, और आपका H1 प्लस H2 आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया, पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम आ गया। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा ना, तो एक बार आराम से लिख देता हूँ। वैसे ये बात मैं बोल तो रही हूँ वर्बली, तो समझ में आई जाती है चीज़, लेकिन फिर भी हाफ और आपका बेस मैंने कॉमन ले लिया, आपका H1 प्लस H2। ठीक है ना, तो ये आपका कितना आ गया, पूरा का पूरा एरिया आ गया। और जो ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला है, जो ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला है, ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ आपके साथ पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा बताने का कोई वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। अच्छा, अब आपके पास क्या है, आपके पास ना ये ए बी सी है, आपको ए बी सी बोला गया है, ए बी सी की क्वाड्रिलेटरल है, और आपको बोला गया है कि इनके साइड के बीच सम का जो होता है ना, सम का कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, आप वो देखिए, जो होता है इनका बीच का रिलेशन वो है ए बी, जो होता है ना ए बी और डी सी, इन दोनों का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए डी और बी सी, वो होता है ए डी और बी सी। तो एक्चुअली क्या है ना, इसको याद कैसे करते हैं, मैंने तो इसको मतलब अब स्टोरी सी बनाई हुई है मैंने तो, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है ना। तो क्या होता है, मैंने इसको ऐसे याद किया है, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये पेड़ है, और यहाँ पे जो है हमारी जो सीता मैया है ना, वो बैठी हुई हैं। तो जैसे आपको याद होगा ना कि रामायण जो चलती थी तो उनमें पेड़ के नीचे बैठी होती थी, तो उनकी, और ये पूरा क्या है, ये पूरी की पूरी वो है
जो किला है उसका, जो रावण का किला होता है, ठीक है, रावण का किला है। तो क्या होता है कि अब यहाँ पे उनकी मदद के लिए कौन आएगा, हनुमान जी आएंगे इनकी मदद के लिए। तो हनुमान जी क्या करेंगे, अगर वो यहाँ पर घूम रहे हैं ना, तो हनुमान जी तो बहुत विशालकाय थे ना, तो वो तो जंप करते थे, तो वो यहाँ से सीधा यहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो ए बी प्लस डी सी, और यहाँ से सीधा यहाँ जाएंगे, तो ए डी प्लस बी सी। तो यानी वो बिल्कुल एक्सट्रीम में ट्रैवल करते हैं हमेशा। तो बिल्कुल एक्सट्रीम में ट्रैवल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो अगर ये स्टोरीज हेल्प करती हैं आपको तो ठीक है, वरना फिर आप अपनी ट्रिक बना लीजिए जो भी आपको सुटेबल कर लगे। अच्छा, अब आपका क्या है, अब आपका जो ए बी होता है, जैसे अब जो आपका ए बी है, ए बी रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया पेरीमीटर। और जो आपका डायगनल है वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जो डायगनल्स होती है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करती। डायगनल्स क्या बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, बराबर भी होती हैं, लेकिन वो क्या 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करती। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर हमको ये पता चला कि देखिए ये भी कुछ उसी तरीके की सिचुएशन है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं सीता मैया, और जो है यहाँ से क्या आएंगे, भगवान आएंगे, हनुमान जी आएंगे, तो वो एक्सट्रीम में चलेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो मैं कैसे ऐड करूँगा इनको, मेरा जो ऐड करने का तरीका होने वाला है वो कैसा होगा, मैं याद करूँगा इसको ऐसे, ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बी पी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये मेरा बन गया यहाँ पे फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। ये 3r स्क्वायर के भी बराबर होता है, मतलब बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, अभी हम केवल इतना याद रखते हैं, 4r स्क्वायर के बराबर। जस्ट अ सेकेंड, द सिस्टम इज नॉट वर्किंग फाइन। चलिए ठीक है, आई होप आपको सब विजिबल होगा। चलिए अब आप क्या करते हैं, जो आपका स्क्वायर है, ठीक है, अब हमको स्क्वायर के ऊपर बात करनी है। तो स्क्वायर तो सिंपल है, स्क्वायर में तो कुछ नहीं है, आपकी जो सारी की सारी सिमेट्री होती है, सारी डायगोनल बाइसेक्ट बराबर भी हैं और बाइसेक्ट भी करती हैं, ठीक है। और जो है आपका एंगल भी 90 डिग्री पर रहता है। लेकिन इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका, जैसे सर्कम सर्कल है, तो सर्कम सर्कल कौन सा है, सर्कम सर्कल होगा आपका ये बाहर वाला, ठीक बात है। सर्कम सर्कल बाहर वाला होगा, तो इसका मतलब ये जो डायगोनल है, और डायगोनल कितनी होती है, अगर ए साइड है स्क्वायर की तो उसकी डायगोनल होती है √2a, ठीक है। तो डायगोनल किसके बराबर है, डायगोनल है डायमीटर के बराबर, बाहर वाले सर्कम सर्कल की डायमीटर के बराबर, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाती है, रेडियस हो जाती है a/√2, ठीक है। और ये जो है स्मॉल आर नहीं है, ये कैपिटल आर है। सर्कम रेडियस को हमेशा कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ये होगी, तो ये होगी आपकी सर्कम रेडियस। और आपकी अगर इन रेडियस की बात करूँ तो वो क्या होता है, इन रेडियस जो होता है वो हमारा सर्कल है जो कि अंदर होगा, इसके ऐसे अंदर होगा, ठीक बात है। उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस स्मॉल आर होगी। तो उसकी जो 2r है वो किसके बराबर होगा, वो a के बराबर होगा। तो यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 के बराबर। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो जो सर्कम रेडियस है वो सर्कम सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी a/2, और जो इन रेडियस है, इन सर्कल की जो रेडियस है यानी इन रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी a/2, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब जैसे पैरेललोग्राम होते हैं, तो पैरेललोग्राम की जो बोला जाए, अगर उसकी जो एंगल्स हैं उनके बीच का रिलेशंस क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, जैसे मैंने ये माना थीटा है, ठीक है। तो ये दोनों और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का एंगल्स का सम इंटीरियर एंगल्स हैं, तो क्या होगा 180 सम हो जाएगा इसका। तो यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों एंगल जो होंगे ये क्या होंगे, इनका भी सम 180 डिग्री होगा, तो ये 180 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। फिर इन दोनों सम का एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, अपोजिट एंगल बराबर हो जाते हैं, ये वाले भी इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया। ये बात ठीक है, एंगल का रिलेशन तो ये हो गया। फिर क्या होता है, फिर जो आपका जैसे अब ये है, इसमें जो 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, जो 1 का एरिया जो होगा, 1 है वो 2 के बराबर है, और जो आपका 3 है वो 4 के बराबर है, ठीक है। एरिया जो होता है यहाँ से सब कुछ सिमिलर फिगर है। और फिर क्या है तुम्हारा, अब जैसे तुम्हारा जैसे इस तरीके की सिचुएशन है, आपको क्या बोला गया, आपको एरिया निकालना है। डायगोनल्स के बीच में एंगल थीटा है, और ये डायगोनल D1 होगी, ये वाली डायगोनल D2 होगी पूरी की पूरी। तो आधी कितनी होगी, D1/2, ये होगी आपकी D2/2, ठीक है ना। ये और ये, तो ये होगी D2/2 और ये होगी D1/2। अब आपको एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,
ये आप निकालेंगे, आपने किया हाफ, और आपने क्या किया, आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, d1/2 इंटू d2/2, इनके बीच का एंगल थीटा है तो उसका साइन लिया, साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया है, इसको क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे। इसको जो आप 4 गुना कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरे के पूरे जो पैरेललोग्राम उसका एरिया आ जाएगा। और उसके लिए आपने क्या किया, 2 2 जा 4, और यहाँ से भी 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया d1 d2 साइन थीटा, और इस पूरे का हाफ, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो हमारा पूरा का पूरा एरिया जो हो गया, पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया हो गया, वो हो गया हमारा हाफ d1 d2 इंटू साइन थीटा। अच्छा, अगर इसी केस में अगर मुझको ये पता होता कि हाइट और बेस दे दी जाते मेरे, तो क्या हो जाता, तो अगर देखिए हाइट और बेस दे दिए जाते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको हाफ हटा देना है, आपको हाफ से मल्टीप्लाई ना कर पे केवल बेस इंटू हाइट कर देनी है, तो आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर इनकेस अगर आपको ऐसा दिया जाता है कि दोनों साइड दे रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, इसी केस में डिस्कस कर लेता हूँ कि जैसे ये वाला एंगल आपको थीटा दिया हुआ है और ये आपको ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पे भी हाफ नहीं लेना, यहाँ पे आपको ए इंटू बी इंटू साइन थीटा कर देना है, तो आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकल आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो एरिया निकालते हमने काफ़ी तरीकों से देख लिया, जो भी पॉसिबल तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अपना देखते हैं। अच्छा, एक क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, सीजीएल प्रीम भी आया था इस बार इससे क्वेश्चन, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर पैरेललोग्राम में, तो क्या होता है, ये ट्वाइस ऑफ साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ जो आपका ए बी का स्क्वायर है वो, प्लस जो बी सी का स्क्वायर है वो। एडजेसेंट साइड लेनी है, क्योंकि भाई अपोजिट साइड तो बराबर ही होंगे ना पैरेललोग्राम में, तो पैरेलल साइड्स हैं, तो आपको क्या करना है, एडजेसेंट साइड लेनी है। तो जब भी क्या है, डायगोनल्स होती है उनके जो स्क्वायर्स का जो सम है वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ जो साइड्स हैं उन स्क्वायर्स के, उनके स्क्वायर का सम के बराबर, ठीक बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 + 4 कितना हो जाता है, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, 3 + 2 क्या होता है, वो भी हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाता है, तो यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपको क्या करना है, जो 1 + 4 = 3 + 2, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन की आपको मैं डेरिवेशन बता दूंगा, बट इसमें जो है बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका इस वीडियो में, और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी ये वीडियो। तो अगर आपको लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा शॉर्ट सी इस पर, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप जो ये याद रखिए कि जो ट्राइंगल ये है ना, ए ई एफ, जो बीच वाला जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो 3/8 टाइम होता है। कितना होता है, 3/8 टाइम होता है किसका, जो पूरा का पूरा ए बी सी डी का जो एरिया है, पैरेललोग्राम को जो पूरे का एरिया है उसका 3/8 होता है ट्राइंगल ए ई एफ का एरिया, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी आपको। अब जो रोम्बस होता है उसमें क्या होता है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं जो आपकी डायगोनल्स होती हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। डायगोनल की टोटल लेंथ आपस में अलग अलग होती है, लेकिन बाइसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। सारे की सारी जो वो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब एंगल के बीच का रिलेशन क्या होता है, एंगल के बीच का रिलेशन निकालना होगा तो आपको पता ही है, ऐसे करके निकाल सकते हैं ना आप, ये थीटा है तो वही सेम पैरेललोग्राम के तरीके से जैसे निकाला जाता था, ठीक है। एंगल्स के बीच का रिलेशन भी निकल जाएगा। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है, d1/d2 नहीं, दोनों साइड क्या, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होती, बराबर नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा एरिया क्या होता है डायगोनल उसका, पैरेललोग्राम रोम्बस का, तो आपको ये पता है कि देखिए आप इमेजिन, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, इमेजिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जस्ट ए सेकेंड, देखिए अगर आप ये रोम्बस मान लेते हैं और आपको ये मालूम है कि ये पूरी की पूरी एक डायगोनल होगी और ये पूरी एक डायगोनल होगी, ये 90 डिग्री पे कट करेंगे, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया d1/2, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका d2/2, ठीक है। d1/2 और d2/2, तो आपका क्या हो जाता है, अगर मैं केवल इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो आ जाएगा मेरे पास हाफ ऑफ d1/2 इंटू d2/2 इंटू साइन और 90 डिग्री, तो 90 साइन 90 डिग्री तो 1 हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। और क्या करना है मुझे, केवल बीच इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकला है ना मुझको, तो सारे ट्राइंगल का पूरे रोम्बस का एरिया निकालना है।
तो मैंने इंटू 4 कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 2 से 2 2 4 कैंसिल हुआ, d1 d2 बाई 2। ठीक है, मेरे पास आंसर क्या आ गया, हाफ ऑफ d1 d2, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मैंने क्या करा यहाँ पे आप कीजिए एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। बस साइड मान ली मैंने इसकी ए रोम्बस की, और मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो क्या हुआ, d1/2 का स्क्वायर, d2/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ ए स्क्वायर, 4 टाइम्स ए स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। तो यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो ये आ गई प्रॉपर्टी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब सर्कल क्या है, सर्कल तो मैं यहाँ पे एक या दो फॉर्मूले जो मेरे को वो है ना वो मैं बता देता हूँ, बाकी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी ये। तो जैसे अगर आप डायरेक्ट टेंजेंट निकालते हैं ना सर्कल के केस में, फिगर नहीं बना रहा हूँ मैं, इसको मैं सेपरेटली हैंडल कर लूँगा। डायरेक्ट टेंजेंट जो होती हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट में आता है आपका, और आपका C1 C2 यानी सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 जो दोनों रेडियस होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर, और आपका क्या आता है डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ हो जाती है ये, डायरेक्ट टेंजेंट लेंथ। ठीक है, ये क्या है हमारा C1 C2 दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, और ये क्या है रेडियस पहले सर्कल की और दूसरे सर्कल की रेडियस। ठीक है, डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया। और आपका ट्रांसवर्स टेंजेंट टाइम, ट्रांसवर्स टेंजेंट उसका अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो आपका हो जाएगा प्लस, बीच में प्लस साइन आ जाता है, C1 C2 का स्क्वायर। ठीक है ना, और आपको जो माइनस, और ये आपका R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये आपका चेंज हो जाता है, केवल R1 प्लस R2 हो जाता है, और ऊपर जो है R1 माइनस R2 है। तो मतलब जब भी डायरेक्ट टेंजेंट पूछी जाती है ना तो सब जगह नेगेटिव आता है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, और जब ट्रांसफर टेंजेंट पूछी जाती है तो आपको दोनों रेडियस को ऐड कर देना है। ठीक है, तो आई होप जो है ये आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं क्या है, अगर इसमें मेरे कुछ जो फॉर्मूले 95% हो गया, 5% के अराउंड जो ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट रह गए तो उनको मैं क्या है एक और वीडियो में कर दूंगा, और लास्ट में इनको वीडियोस को कंपाइल करके एक वीडियो बना लेंगे चाहे तो, जिससे कि आपको एक ही जगह पर पूरे के पूरे फॉर्मूले मिल जाए ज्योमेट्री के। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।